एक बार फिर स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल सिद्धार्था जॉब पॉइंट में। आज का टॉपिक है 7 जनवरी 2022 को पूछे गए CDP यानी बाल विकास के 30 प्रश्न, और 30 प्रश्न किस तरह से आते हैं सीटेट में आपको ये भी देखना है। इसके अलावा ये भी हम आपको बताएंगे कि सिर्फ ये 30 प्रश्न नहीं होगा, 30 प्रश्न जिस टाइप के हैं, जिस सिद्धांत से हैं, उसका संपूर्ण विश्लेषण भी करेंगे। इसके अलावे भी आप बहुत कुछ जान सकते हैं, और इसमें एक चीज़ और आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से प्रश्न जो पिछले बार हुए हैं, हमेशा रिपीट होते हैं, वो प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। और जैसा कि पता है कि अभी प्रीवियस ईयर 2021-22 जो सीटेट का हुआ था, सारे प्रश्नों का 3 टॉपिक EVS, हिंदी पेडागोजी और CDP, तीनों का हम वीडियो एक क्रम से डालते जा रहे हैं। 7 जनवरी का यदि हम CDP डालेंगे तो इसके बाद EVS भी आएगा, 7 जनवरी 2022 को पूछा गया, फिर हिंदी पेडागोजी भी आएगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। और जो चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं क्या कि 7 जनवरी 2022 को पूछे गए 30 बाय 30 प्रश्नों का। पहला प्रश्न है, देखिए अभिकथन और कारण से दिया हुआ है। हालांकि ये सीटेट में अभिकथन और कारण से नहीं पूछता था प्रश्न, लेकिन इस बार बहुत से कथन और कारण से दिए हैं, लेकिन है कुछ नहीं, एकदम गौर से देखिएगा, एकदम चुटकी में है, बस इसको समझना है। और ऐसा मान लीजिएगा इसको कि हम लोग 2 बात कर रहे हैं, 2 लोग बात कर रहे हैं, और क्या वो सामने वाला सही बोल रहा है या हम जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। इस हिसाब से आप इसको पढ़िएगा ना, तो हमेशा आपका 90% ऐसे सवाल आपके सही होंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको। अभिकथन, एक बच्चा 11 महीने में चलना सीखता है जबकि दूसरा 15 महीने में चलना सीखता है। कारण, व्यक्तियों में विकास भिन्न भिन्न दरों पर होता है। सही विकल्प चुने। अच्छा ये चीज़ बताइए कि कोई बच्चा 11 महीना में चल रहा है, कोई 15 महीना में चल रहा है, और दूसरा कारण क्या है कि व्यक्ति का विकास भिन्न भिन्न दर से होता है। तो ये दोनों बातें सही है, दोनों बातें क्या है, सही है कि कोई बच्चा 11 महीना में चल सकता है, कोई 15 महीना में चल सकता है, कोई 12 महीना में भी चल सकता है। ये प्रश्न आपका रिपीटेड है, कई बार प्रश्न पूछा हुआ है इसमें। तो ये कथन क्या है, सही है। दूसरा, व्यक्तियों में विकास भिन्न भिन्न दरों पर होता है। विकास, ये व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत क्या कहता है कि व्यक्तियों में यानी बालकों में जो विकास होता है अलग अलग गति से होता है, अलग अलग दर से होता है। तो इसलिए ये भी क्या है, सही है। A और R दोनों सही है, और R सही व्याख्या करता है A की। अब देखिए ये विकास की गति जब दर अलग अलग होती है, इसी वजह से तो ये 11 और 15, कोई 11 महीने में चल रहा है, कोई 15 महीने में चल रहा है। तो इस तरह हमारा सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, विकास निम्न में से किस पर निर्भर है। विकास निम्न में से किस पर निर्भर है। आनुवांशिक बनावट, भौतिक वातावरण, सामाजिक सांस्कृतिक कारक। देखिए विकास जो होता है ये कई कारकों पर निर्भर करता है। सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है वातावरण और आनुवांशिकी, जिसको हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट कहते हैं, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन सामाजिक और सांस्कृतिक कारक पर भी ये निर्भर करता है। तो इसलिए ये तीनों कथन सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, किस अवस्था में प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है तथा संज्ञानात्मक विकास को समर्थन देता है। सबसे पहले देखिए ये जो शब्द होते हैं ना, प्रतीकात्मक खेल, इन शब्दों को समझना बड़ा कठिन होता है, इस वजह से आप लोग गलत कर देते हैं। प्रतीकात्मक खेल क्या होता है, जिसको सिंबॉलिक खेल कह सकते हैं। मतलब देखिएगा बच्चे क्या करते हैं कि दुकान खेलते हैं। जो लड़कियां होती हैं ना, तो वो गुड्डे गुड्डियों में शादियां करवाती हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं। तो इसी को कहते हैं हम लोग प्रतीकात्मक खेल। शादी वाला खेल खेल रहे हैं बच्चे, लेकिन शादी रियल में नहीं कर रहे हैं। दुकान खेल रहे हैं, लेकिन रियल में दुकान होता नहीं है, कोई भी खेल। तो इसी को कहते हैं हम लोग प्रतीकात्मक खेल। तो प्रतीकात्मक खेल किस अवस्था में होगा, शैशवावस्था में, प्रारंभिक बाल्यावस्था में, मध्य बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में। किशोरावस्था में तो बिल्कुल नहीं, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था में, यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था यानी बाल्यावस्था आपका 2 से लेकर 12 वर्ष तक होता है। तो शुरुआती के 2 से लेकर 4-5 साल तक में ऐसे खेल देखे जाते हैं। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2।
अगला प्रश्न है, निम्न में से बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण की संस्था कौन सी है? प्राथमिक समाजीकरण, देखिए बच्चे समाजीकरण पहले होता क्या है कि समाज के तौर तरीके, नियम, परंपरा, रीति रिवाज, ये सब सीखना, ये समाजीकरण कहलाता है। तो शिशु जैसे जैसे बड़े होते हैं वो समाजीकरण सीखते हैं। लेकिन प्राथमिक समाजीकरण दो तरह से कर सकता है बच्चा, एक प्राथमिक और दूसरा द्वितीयक। प्राथमिक क्या हो गया और द्वितीयक क्या हो गया? प्राथमिक वे समाजीकरण कारक हैं, वे समाजीकरण कारक हैं जो सबसे पहले उसको मिलता है। कहाँ से मिलेगा? परिवार से मिलेगा, दोस्त से मिलेगा, घर यानी जो उसके सगे संबंधी हैं उससे मिलेगा। तो ये चीज़ें क्या हो गया? प्राथमिक समाजीकरण कारक। और द्वितीयक क्या हुआ? जैसे वो घर से निकला, जैसे स्कूल हो गया, खेल का मैदान हो गया, ये सब क्या हो गया? ये द्वितीयक हो गया। तो किताबें और पत्रिकाएं, ये द्वितीयक हो गया, ये द्वितीयक हो गया। मीडिया भी द्वितीयक हो गया, धार्मिक संस्थान भी द्वितीयक हो गया, और परिवार क्या हो गया? प्राथमिक समाजीकरण संस्था। अगला प्रश्न है, एक 5 वर्ष की बच्ची यह तर्क करने में विफल रहती है कि जब पानी को एक लंबे और संकीर्ण गिलास से एक चौड़े बर्तन में स्थानांतरित किया जाता है तो पानी की मात्रा समान रहती है। ये क्या कह रहा है कि यह तर्क करने में विफल हो रही है, यानी हम गिलास से लेकर कटोरी में रख दें तो वो ये कंक्लूजन नहीं निकाल पाता है, वो तर्क नहीं निकाल पाता है कि समान पानी है। क्योंकि यदि हम एक गिलास पानी को किसी भी बर्तन में रखें, बाल्टी में रखें, ड्राम में रखें, घड़ा में रखें, रहेगा उसका मात्रा कितना? एक मात्रा, एक गिलास ही। तो कह रहा है कि ये दोनों में वो जो है ना यानी गिलास में जो है उसको नहीं उस मात्रा का पता चल पाता है कि दोनों में समान है। पियाजे के अनुसार इसका क्या कारण है? वह प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती, यह लक्ष्य निर्देशित व्यवहार नहीं कर सकती, वह प्रतीकों का इस्तेमाल नहीं कर सकती, वह नकल नहीं कर सकती। यानी इसका आंसर क्या है? वह प्रतिवर्ती यानी उल्टा सोच नहीं रख पाता है, कि घुमा फिरा के वो सोच नहीं पाता है जिसके वजह से उसको ऐसा लगता है। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं की बनावट व हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदलाव किसके द्वारा होती है? जैसा कि पता है कि 3 मनोवैज्ञानिक, पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की, तीनों ने अपना अपना एक सिद्धांत दिया जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत था। लेकिन पियाजे का सिद्धांत संज्ञानात्मक सिद्धांत कहलाया, और कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, और वाइगोत्स्की का जो है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो जब भी वाइगोत्स्की की बात हो तो सामाजिक या सांस्कृतिक होगा, पियाजे की बात जैसे हो तो संज्ञानात्मक हो जाएगा, और जैसे कोहलबर्ग संज्ञान के बारे में कहे तो नैतिकता से जुड़ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? वाइगोत्स्की के अनुसार सांस्कृतिक उपकरण, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? संज्ञानात्मक विकास में वाइगोत्स्की जो है ना कहता है कि भाषा महत्वपूर्ण कारक निभाता है, भाषा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। लेकिन थोड़ा सा पियाजे और वाइगोत्स्की दोनों के बारे में सोच लेते हैं। पियाजे का क्या कहता है और वाइगोत्स्की क्या कहता है? पियाजे कहता है कि बच्चों में संज्ञानात्मक विकास होता है, बच्चों में पहले संज्ञानात्मक विकास होता है तभी बच्चे भाषा सीखते हैं। यानी पहले संज्ञानात्मक विकास, तब क्या होगा इसके अनुसार? भाषा। लेकिन वाइगोत्स्की उसका जस्ट उल्टा कहता है कि पहले बच्चों में भाषा का ज्ञान होगा तभी उसके अंदर किसी चीज़ का संज्ञान होगा। भाषा यदि हम उसको बताएं ए फॉर एप्पल तो वो भाषा समझेगा तभी एप्पल को पहचानेगा, एप्पल का संज्ञान होगा, ये वाइगोत्स्की कहता है। तो चूंकि पहले पियाजे संज्ञानात्मक और वाइगोत्स्की पहले भाषा को। तो अब आइए प्रश्न पर, वाइगोत्स्की के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, भाषा। अगला प्रश्न है, समूहों में चर्चा करना और सकारात्मक शिक्षक छात्र संबंध किस कक्षा की विशेषता है? यानी सकारात्मक शिक्षक और छात्र दोनों के बीच में सकारात्मक संबंध हो, ये प्रगतिशील शिक्षा का, प्रगतिशील कक्ष का उदाहरण है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित कक्ष में विद्यार्थी, बाल केंद्रित जिसको हम लोग कहते हैं शिक्षार्थी केंद्रित भी कहते हैं। बाल केंद्रित का मतलब हुआ कि जहां बालकों की रुचि
ज़रूरतें, इन सभी की या आवश्यकताओं, इन सभी को ध्यान में रखते हुए जब हम कक्षा कक्ष करते हैं तो उसको कहा जाता है बाल केंद्रित कक्षा कक्ष। तो बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में विद्यार्थी अपने स्वयं के सीखने में ज़्यादा भूमिका नहीं रखते हैं, गलत। ज्ञान के सक्रिय निर्माता हैं, ज्ञान के सक्रिय निर्माता है। यानी बाल केंद्रित कक्षा में क्या होता है, बच्चे को फ्री छोड़ दिया जाता है, उसके वो कैसा सोचता है, वो उसका विचार कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, किसी के साथ जो है ना सहयोग कैसा है, इन सभी चीज़ के लिए उसको फ्री छोड़ दिया जाता है, जिसके वजह से उसके अंदर क्या होता है, ज्ञान के लिए सक्रिय निर्माता होते हैं। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, कोहल वर्ग के किस चरण में व्यक्ति तर्क करते हैं कि सही कार्यवाही विवेक के स्व चुने हुए यानी अपने से चुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा परिभाषित की जाती है। सबसे पहले कोहल वर्ग ने जो सिद्धांत दिया उस सिद्धांत का नाम है नैतिक विकास का सिद्धांत, और नैतिक विकास के सिद्धांत को 3 चरणों में विभाजित किया, और फिर तीनों चरण के दो चरण, दो उपचरण थे, और उसके आधार पर उन्होंने क्या किया, पहला है पूर्व पारंपरिक अवस्था, पूर्व पारंपरिक या परंपरागत जो कह सकते हैं पारंपरिक चरण, दूसरा पारंपरिक, तीसरा उत्तर पारंपरिक। ये 3 चरण में है। और 3 चरण जैसे पूर्व पारंपरिक क्या है कि परंपरा, इसको एकदम एक माइंड में एक वर्ड बैठाइए, परंपरा। परंपरा का मतलब क्या होता है कि जो परंपरा हमारे रीति रिवाज या कानून संस्कृति हमारे समाज में चला आ रहा है वो चीज़ हो गया परंपरा। तो चूंकि जब शिशु जन्म लेता है तो ये 4 से 10 वर्ष के बच्चों तक, जो कोहल वर्ग ने बांटा, 4 से 10 वर्ष के बच्चे में परंपरागत रीति रिवाज उसको पता नहीं होता है, तो इसलिए उसको कहा उसने पूर्व पारंपरिक चरण। और दूसरा पारंपरिक चरण, ये 10 से लेकर 13 या 14 वर्ष तक होता है। इस बीच में क्या होता है कि बच्चे अब परंपरा को समझ गए, रीति रिवाज को भी समझ गया, जो भी काम करेगा रीति रिवाज के हिसाब से करेगा। लेकिन तीसरा फेज जो 14+ होता है, इसमें क्या होता है कि बच्चे अब इतना समझदार हो गए, बच्चों में इतना तर्क एवं चिंतन शक्ति आ गई कि बच्चे जो है ना देखेगा कि परंपरा में जो चला आ रहा है रीति रिवाज, वो रीति रिवाज कहीं फॉल्स तो नहीं है, गलत तो नहीं है, मानना अवैध है तो उसको मानने से इनकार कर देगा। तो अब कह रहा है स्व चुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा परिभाषित की जाती है। तो ये हो गया किसमें, तीसरा। अब देखिए ये तीनों का दो जो चरण है, पहला में क्या है, पहला में है क्या, आज्ञा पालन एवं दंड, आज्ञा पालन एवं दंड। और दूसरा है, इसी का दूसरा है आत्म अभिरुचि एवं प्रतिफल अभिविन्यास। गौर से समझिएगा कि ये फर्स्ट अवस्था में 2 चरण हो गए, आज्ञा पालन एवं दंड। यानी इसका मानना है कि बच्चे जो परंपरा यानी बच्चे जो आज्ञा का पालन करते हैं वो दंड के लिए करते हैं। उसको लगता है कि बड़े लोग, माता पिता हो, गुरु हो, या फिर जो अभिभावक हैं, उसके पास कुछ ऐसी शक्ति होती है जिसको मानना हर समय है हमको, और नहीं मानेंगे तो हमको क्या होगा, दंड मिलेगा। तो ये पहली अवस्था का पहला है चरण। दूसरा आत्म अभिरुचि एवं प्रतिफल अभिविन्यास। बच्चे वही चीज़ करेंगे जिससे उसको अपने आप में सेटिस्फैक्शन हो, संतुष्टि हो। बच्चे को जब संतुष्टि होती है तो वो उस काम को करता है और देखता है क्या रिजल्ट अच्छा आता है, तभी वो उस काम को करता है। तो ये 2 चरण हो गए। तीसरा जो दूसरा चरण का है पारंपरिक अवस्था, इसमें भी 2 हो गया आपका। एक हो गया अधिकार संरक्षण अभिविन्यास, और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट ये पूछा हुआ है, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, अच्छी लड़की। देखिए इसमें दूसरे में क्या होता है कि इसको परंपरा का इतना ज्ञान हो गया कि अपने अधिकार के बारे में वो जानने लगा कि मेरा अधिकार क्या है, हमारा राइट क्या है, वो उस पर वो बात करने लगा, और दूसरों से भी वो उम्मीद करने लगा कि वो भी अपने अधिकार के दायरे में रहे और दूसरे लोग भी हमारे अधिकार का हनन नहीं करें। इसी का दूसरा परंपरागत का यानी पारंपरिक का दूसरा जो है, इसमें अच्छा लड़का अच्छी लड़की बनने के लिए कोई कार्य करता है, उसके अंदर नैतिकता इस वजह से आ जाता है कि वो सोचता है
कि हम लोग भी बचपन में थे या अभी भी कोई काम करता है तो हम लोग के माइंड में ये चीज़ आता है कि हम यदि ऐसा करेंगे या कहेंगे तो लोग क्या सोचेगा। इस वजह से हम सोच पाते हैं क्योंकि ये क्या है, एक नैतिकता है। तो नैतिकता हमारे अंदर है तो लड़कों में, बच्चों में, लड़कियों में ये चीज़ घर कर जाता है कि हमको अच्छा लड़का बनना है और अच्छी लड़की बनना है। कब? ये परंपरा के हिसाब से। और उत्तर पारंपरिक अवस्था में 2 फेज होता है, 2 चरण जो बताए हैं, एक सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, अनुबंध अभिविन्यास यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये समाज के साथ एक तरह का समझौता हो जाता है कि ये मानना उचित है, ये मानना अनुचित है, ये करना सही है और वो करना गलत है। तो इस तरह से ये सामाजिक नियमों को वो समझ जाता है। और इसी का दूसरा फेज जो है कोहल वर्ग जो बताता है कि सार्वभौमिक नैतिक संबंध, सार्वभौमिक नैतिक संबंध। अब कह रहा है कि वो वही संबंध बनाएगा जो यूनिवर्सल है। यदि गलत है, हमारा परंपरा गलत है तो हम उसको मानेंगे नहीं, हम उसको मानेंगे नहीं। ये क्या है? सार्वभौमिक नैतिक है। तो बच्चे कहाँ पर स्व चुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा परिभाषित की जाएगी? सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास में। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, हावर्ड गार्डनर के अनुसार वह व्यक्ति जिनमें दूसरों की मनसाओं, भावनाओं और व्यवहारों को समझने व उनके साथ संबंध बनाने की क्षमता होती है, उनमें कौन सी बुद्धि होती है? देखिए 2 शब्द है। एक, हालांकि हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया, उसमें कहा गया कि बुद्धि कई प्रकार के होते हैं और कई प्रकार में जो है प्रकृतिवादी, अंतर्वैयक्तिक, अंतरावैयक्तिक, स्थानिक। तो इसमें क्या कह रहा है कि जब हम अपने बारे में ज्ञान रखते हैं तो वो कहलाएगा क्या? अंतर्वैयक्तिक। और अंतरावैयक्तिक क्या हो गया कि जब हम दूसरों के बारे में ज्ञान रखेंगे तो वो चीज़ हो गया अंतरावैयक्तिक। हालांकि आपका सीटेट आंसर जो रखा है 2, जो कि गलत है, ये गलत है, ये कभी आंसर नहीं होगा। अंतरावैयक्तिक में क्या होगा कि हमको दूसरों के बारे में, दूसरे चीज़ों के बारे में जो कह रहा है सवाल कि दूसरों की मनसाओं, भावना और व्यवहारों को समझने व उनके साथ संबंध बनाने की क्षमता होती है, उनमें कौन सी बुद्धि होती है? तो ये क्या हो गया? अंतरावैयक्तिक, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं उन्हें अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है। स्कूल की भाषा में न बोलने पर उन पर जुर्माना लगाना चाहिए, बिल्कुल गलत। उन्हें स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि स्कूल की एक अलग भाषा है, ये भी उसको दायरे में नहीं रखना है कि, और उन्हें अपनी मातृभाषा में बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए, यानी मातृभाषा बोलने से आप मना नहीं कर सकते हैं। उनके माता पिता के घर पर ही स्कूल की भाषा का प्रयोग करने के लिए कहा जाना चाहिए, ये भी नहीं। इसका सटीक आंसर क्या होगा जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं? ऑप्शन नंबर 1, उन्हें अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण होती है। अगला प्रश्न है, लड़कों को उपहार में खेलने के लिए अक्सर कार और यांत्रिक ब्लॉक, लड़कियों को गुड़िया व चित्रकारी के संसाधन दिए जाते हैं। यह अनुपयुक्त प्रथा क्या दर्शाती है? गौर कीजिएगा कि हम लोग जब बचपन में थे तो हम लोग, जो लड़का होता था, लड़कों का खेल अलग होता था और खेलने का सामान भी अलग होता था, और लड़कियां जो अभी भी खेलती है तो उसका खेलने का सामान और खेल भी अलग हो जाता है। तो ये चीज़ें क्या दिखाता है? ये समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे वाला टॉपिक से है आपका। तो देखिए लड़कियां क्या करती है, अक्सर किचन सेट वगैरह से खेलती है, या फिर जो है रंगीन कपड़े वगैरह हैं, चित्रकारी करना, उससे खेलती है, या फिर गुड्डे गुड्डियों से खेलती है, गुड़िया से खेलती है। और लड़के कार, मोटरसाइकिल, ये सब जो होता है खेल वाला, ये खेलता है। तो ये क्या है कि आप लड़कों को उपहार में, आप लड़कों को क्या दे रहे हैं? कार दे रहे हैं या कोई मशीन दे रहे हैं, और लड़कियों को क्या दे रहे हैं? गुड़िया दे रहे हैं और चित्रकारी दे रहे हैं। ये क्या दर्शाता है? जेंडर पक्षपात, जेंडर पक्षपात दिखाता है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका को बच्चों के अपने आप से बात करने यानी व्यक्तिगत वाक्य को क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए? देखिए व्यक्तिगत वाक्य क्या होता है, या अपने आप से बात करना। हम लोग अक्सर अपने आप को ही थोड़ा सा समय दीजिए और बात सोचिए पिछले समय का, कि जब हम लोग छोटे बच्चे थे ना तो अपने में कुछ बुदबुदाते थे, कुछ बोलते थे, वो कहाँ से आता है?
वो अब मेरा माइंड चल रहा है, मेरे माइंड में कुछ चलता है, जो कि हम सोच रहे होते हैं वही चीज़ हमारे मुंह से निकलता है। तो एक शिक्षिका को बच्चों के अपने आप से बात करने यानी व्यक्तिगत वाक्य को क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए? उसे हतोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि वह आत्मकेंद्रिता को बढ़ावा देता है। हतोत्साहित कभी नहीं करना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए। वो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। उसे हतोत्साहित करना चाहिए क्योंकि इसके द्वारा बच्चा अपना खुद का ध्यान भंग करता है। हतोत्साहित शब्द से तो हम एकदम नहीं सीटेड मानता है इस चीज़ को। उसे हतोत्साहित करना चाहिए क्योंकि इसे स्वनियमन सुसाधित होता है। उसे प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि इससे शिक्षक की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। जिम्मेदारी भी खत्म नहीं। अब देखिए यहाँ तीनों में हतोत्साहित है और ये जिम्मेदारी खत्म होने की बात कर रही है, तो ये भी नहीं होगा। तो क्या होना चाहिए? क्या प्रतिक्रिया देगी कि उसे हतोत्साहित करना चाहिए क्योंकि वह आत्मकेंद्रिता को बढ़ावा देता है। आत्मकेंद्रियता को बढ़ावा देता है, इस वजह से हम ये नहीं कह सकते बच्चों के तुम अपने में मत बुदबुदाओ या अपने में बात मत करो। उसे हतोत्साहित करना चाहिए क्योंकि इसके द्वारा बच्चा अपना खुद का ध्यान भंग करता है। बच्चा तो ध्यान में है तभी तो वो बोलता है, ये भी नहीं होगा। उसे हतोत्साहित करना चाहिए क्योंकि इसे स्वनियमन सुसाधित होता है। उसे हतोत्साहित नहीं, बल्कि यहाँ पर मिस्टेक हुआ है प्रश्न में, उसको क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रोत्साहित करते हुए ये करना चाहिए कि वो अपना एक नियमन को बनाता है, नियम को बनाता है, अपना सोच को बढ़ाता है। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, हतोत्साहित की जगह प्रोत्साहित होकर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कक्षा में सवाल पूछने के संदर्भ में सही नहीं है? आप कक्षा में सवाल पूछना चाहते हैं तो इनमें से सवाल है ये 4, कौन सा सवाल आपके लिए पूछना सही नहीं होगा? विद्यार्थियों से प्रश्न के उत्तर पूछने का मुख्य उद्देश्य उनका परीक्षण करना है। विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछने से विद्यार्थियों को समालोचनात्मक चिंतन में मदद मिलती है। विद्यार्थियों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। वह प्रश्न जो विवेचन और अनुप्रयोग पर आधारित होते हैं उच्चतर श्रेणी के चिंतन कौशलों को बढ़ावा देता है। अब प्रश्न हम क्यों पूछेंगे, क्या वजह से नहीं पूछ सकते हैं? कि विद्यार्थियों से प्रश्न के उत्तर पूछने का मुख्य उद्देश्य उनका परीक्षण करना नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा के लिए निम्न में से कौन सा सहायक है? समावेशी शिक्षा, जैसे कि पिछले वीडियो में भी अक्सर बताते हैं, समावेशी शिक्षा में बिना भेदभाव किए, बिना फर्क करते हुए, न तो मंद हो या तीव्र हो, दिव्यांग हो या सामान्य हो, लड़का हो या लड़की हो, कम जानकार हो या ज़्यादा जानकार हो, यादाश्त ज़्यादा रखने वाला हो या कम रखने वाला हो, एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, किसी भी तरह के बच्चों के साथ हम भेदभाव नहीं करें, एक साथ हम कक्षा में रखें, वो शिक्षा कहलाता है समावेशी शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा के लिए निम्न में से कौन सा सहायक है? ऑप्शन नंबर 1, विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना, लचीला पाठ्यक्रम और अनम्य स्कूल कैलेंडर, विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार उचित आवास, सख्त शिक्षक केंद्रित शिक्षा। सख्त शिक्षक केंद्रित तो नहीं होगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन किसी व्यक्ति के हाथ से आँख के तालमेल, संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता को प्रभावित करता है? गुणज विकार, पठन विकार, क्या कह रहा है? किसी हाथ से, व्यक्ति के हाथ से आँख के तालमेल, संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता को प्रभावित करता है। आप देखे होंगे कई बार जब म्यूजिक कंपोज किया जाता है तो कई लोग जो है ना डायरेक्शन देते हैं और बजाने वाले बजाते हैं, वो क्या करता है? संतुलन होता है, निपुणता होता है उसका, किससे? आँख से, हाथ से, और शारीरिक निपुणता ये कहलाता है गति समन्वय विकार। यदि वो ऐसा नहीं कर पाता है, प्रभावित होता है, तो उसके अंदर गति समन्वय विकार होता है। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, उन विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए जिन्हें दृष्टि बाधिता है, यानी देखने में परेशानी है, दिक्कत है देखने में है, एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? आसपास की चित्र रूपी सामग्री में मौखिक स्पष्टीकरण जोड़ें, इन विद्यार्थियों को हस्तलिखित नोट्स दें। अगर देखने में ही प्रॉब्लम है तो नोट्स देके उसको क्या करेंगे? विषय वस्तु को पढ़ने के लिए केवल ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करें। नहीं देख पा रहा है तो ब्लैक बोर्ड भी दिखाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा उन्हें स्कूल के एक अलग संकाय में दाखिला करें। अलग तो कर ही नहीं सकते, समावेशी बात कर रहा है। समावेशी में कभी भी आप किसी को किसी वजह से अलग नहीं रख सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
1 नंबर, आसपास की चित्र रूपी सामग्री में मौखिक स्पष्टीकरण जोड़ें। यानी बच्चे चित्र नहीं देख पा रहे हैं तो हम बोलते हुए भी उसको बताएं, क्या होगा, वो सुन लेगा और स्पष्ट अपने आप में भी कर लेगा। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, जनजाति समुदायों के विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए एक शिक्षिका को निम्न में से किससे बचना चाहिए। आप एक शिक्षिका हैं या शिक्षक हैं, आप जनजाति क्षेत्र के कोई बच्चे आ गए आपके क्लास में, उसको समावेशन करना है तो किससे बचना चाहिए आपको, यानी निगेटिव आपको खोजना है। उनके दैनिक जीवन और परिवेश से उदाहरण शामिल करना, उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को महत्व और सम्मान देना। सम्मान तो देना ही है, इससे तो बचना है ही नहीं। पाठ्यक्रम में उनकी संस्कृति में प्रचलित लोकगीतों और गीतों को शामिल करना, ये तो और अच्छी बात है। उन संप्रतियों को पढ़ाना जो उनके जीवन के लिए पूरी तरह अप्रासंगिक है। जो अप्रासंगिक है हम उसको नहीं पढ़ाएंगे, जो प्रासंगिक है उसको पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं कोई जनजाति है उसके बारे में उपहास उड़ाते हुए हम पढ़ा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, बच्चा तो उत्साहित हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है। ध्यान नियुक्ता की अति क्रियाशीलता विकार, लंबी अवधि की फिल्में दिखाएं, स्वलीनता, जितना हो सके एक ही समय सारणी दिनचर्या, पठन वैफल्य, जटिल गणना पर आधारित प्रश्न दें, वाक बाधिता, मूल्यांकन के केवल मौखिक रूप से स्वीकार करें। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, यानी स्वलीनता। ये रणनीति सही युग्म है। स्वलीनता में अपने आप में खोना जिसको कहते हैं, जितना हो सके एक ही समय सारणीबद्ध दिनचर्या दे देना ताकि वो अपने आप में स्वलीन नहीं रहे। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न भी अभिकथन और कारण से, हर जितने भी दिन एग्जाम हुए 21-22 में, उसमें एक दो सवाल अभिकथन और कारण से। हमको लगता है इससे आसान तो कुछ है ही नहीं, अभिकथन और अभिकारण से। तो हम लोग देखते हैं अभिकथन ए में क्या कह रहा है और आर क्या कह रहा है। पहले ए जो कह रहा है, ए पर हम लोग पहले फोकस करेंगे। शिक्षकों को निर्णय लेने में विद्यार्थियों को शामिल करना चाहिए और कक्षा में सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए। जब हम कोई निर्णय लेंगे, डिसीजन लेंगे, तो छात्र को भी शामिल करना चाहिए और कक्षा में सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल ये सही कथन है। दूसरा कारण, अधिगम शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को सीधे हस्तांतरित किया जाता है। अधिगम शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को सीधे हस्तांतरित किया जाता है। देखिए ये कह रहा है क्या, शिक्षक द्वारा। विद्यार्थी को सिर्फ शिक्षक ही अधिगम नहीं कराते हैं, वो खुद भी अधिगम कर लेते हैं, परिवेश से भी, पर्यावरण से भी सीख लेते हैं। इसीलिए केवल जोड़ दिया कि अधिगम शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को सीधे स्थानांतरित किया जाता है। ये गलत है। तो अब ए सही है, आर गलत है। यदि ए सही है और आर गलत है, आज तो छुट्टी है जी, विद्यार्थी आ गए थे। हालांकि जो दुर्गा पूजा है उसके शुभ अवसर पर सभी क्लासेस बंद ही हैं, लेकिन जो लोग कल नहीं आ पाए थे इस वजह से उनको कन्फ्यूजन हुआ और वो आज आ भी गए। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न पर। तो जैसे ए सही है और आर गलत है, तो दोनों कहीं से भी व्याख्या दोनों का मैचिंग नहीं करेगा। तो ए और आर दोनों सही है, बिल्कुल गलत, एक गलत है। और ए और आर दोनों सही है, नहीं है। अब आर सही व्याख्या करता है, एक ही उसका बातें नहीं करेंगे जब ए और आर दोनों सही है ही नहीं। ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी निम्न में से किसे नए ज्ञान के निर्माण का आधार बनाते हैं। विद्यार्थी निम्न में से किसे नए ज्ञान के निर्माण का आधार बनाते हैं, जो उनके द्वारा पहले से ही समझा और माना जाता है, जो उनके लिए स्पष्ट और अप्रासंगिक है। अप्रासंगिक ज्ञान का निर्माण नहीं होता है। जो उनके लिए पूरी तरह से अपरिचित और अज्ञात है, ये भी नहीं। जो उनके वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर से बहुत परे है। अब जो संज्ञानात्मक स्तर से बहुत परे है, यानी बहुत बाहर है, उसके बारे में वो, यानी मान लिया जाए कि 3 क्लास 1 क्लास 2 क्लास के बच्चों को यदि हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा देंगे तो वो कुछ समझ ही नहीं पाएगा। जो परे रहेगा संज्ञानात्मक से तो वो भी नहीं सीख पाएगा। तो ये भी गलत, ये भी गलत। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1, जो उनके द्वारा पहले से ही समझा और माना जाता है। अगला प्रश्न है, सीखने के सामाजिक संदर्भ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है।
सामाजिक संदर्भ के संबंध में कौन सा सीखने का कथन सही नहीं है? तो संप्रेक्षण व अंतःक्रिया सीखने के लिए महत्वपूर्ण है, संप्रेषण होना चाहिए, यहाँ मिसटाइप हो गया है। सीखने का सभी कार्य व्यक्ति द्वारा उनके दिमाग से किया जाता है। विद्यार्थी स्कूल में अपने संस्कृति से बहुत सी समझ लेकर आते हैं। जब विद्यार्थी एक दूसरे की सहायता करते हुए सहयोगात्मक रूप से काम करते हैं तो उनका अधिगम सुदृढ़, प्रबलित व परिष्कृत होते हैं। ये तो बहुत अच्छा कथन है। क्या कह रहा है कि कौन कथन सही नहीं है, निगेटिव है। यहीं पर आप हम भी मिस्टेक कर रहे थे कि नहीं कैसे, ये क्या है, नकारात्मक है। तो हमेशा सवाल को क्या कीजिएगा, पूरा पढ़िएगा कि कह क्या रहा है। तो अब कौन नहीं है, तो सीखने का सभी कार्य व्यक्ति द्वारा उनके दिमाग से किया जाता है, ये बिल्कुल नहीं। इसका आंसर हो गया क्या, ऑप्शन नंबर 2, ये गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक विद्यार्थियों की असफलता के लिए जिम्मेदार है? असफलता के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है? असंदर्भित पाठ्यक्रम, विषय वस्तु को प्रस्तुत करने के विभिन्न तरीके, विद्यार्थी केंद्रित गतिविधियां, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का मान। ये क्या है, असंदर्भित पाठ्यक्रम, यानी जो पाठ्यक्रम उसके संदर्भ से जुड़ा हुआ है ही नहीं, तो वो क्या होगा, वो असफल हो जाएगा। वो क्या होगा, असफल हो जाएगा। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थी की भागीदारी की आवश्यकता होती है। सक्रिय, विनम्र, आंशिक, निष्क्रिय। एकदम इससे सस्ता क्या है, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, सक्रिय भागीदारी होगा तभी बच्चे क्या होंगे, प्रभावी अधिगम कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, अधिसंज्ञानात्मक कौशल। अधिसंज्ञानात्मक कौशल चिंतन और अधिगम को नियमित करते हैं, संज्ञान और समस्या समाधान को प्रभावित नहीं करते हैं, गलत करते हैं। ये क्या हो गया, गलत हो गया। केवल विषय वस्तु के रटने पर निर्भर है, रटने वाली बात तो एकदम छोड़ देना है। विद्यार्थियों में संज्ञानात्मक विकास की देरी को दर्शाते हैं, अधिसंज्ञानात्मक देरी को नहीं दर्शाता, ये भी गलत। यानी अधिसंज्ञानात्मक कौशल क्या, चिंतन और अधिगम को नियमित करते हैं। कोई बच्चा यदि संज्ञानात्मक उसके अंदर है, संज्ञानात्मक विकास उसका हुआ है, तो वो चिंतन और अधिगम को क्या करेंगे, एक सिस्टमैटिक कर देगा। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, त्रुटियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? त्रुटि के बारे में यानी गलती। अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियों की कोई भूमिका नहीं होती है, कौन सा कथन सही है? गलत कह रहा है ये, भूमिका होता है। गलती क्या होता है, गलती करने से भी लोग सीखते हैं और गलतियों से भी सीखते हैं, तो गलती करने में कोई भूमिका नहीं होती, ये बात गलत। एक शिक्षक को विद्यार्थियों के त्रुटि करने के व्यवहार को इनाम और सजा देकर खत्म करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वो त्रुटि कर रहा है उसको करने दीजिए, गलती कर रहा है करने दीजिए, गलती से क्या होगा, सीखेगा। त्रुटियों पर चर्चा और विश्लेषण द्वारा उन्हें अर्थपूर्ण अधिगम में बदला जा सकता है, ये वाला आंसर हो जाएगा। यानी बच्चे गलती कर रहे हैं तो उस गलतियों पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, वाद विवाद करेंगे और फिर उसके जो कन्फ्यूजन, उसके अंदर जो कन्फ्यूजन हो रहा है उस अर्थपूर्ण अधिगम को क्या करेंगे, उसमें बदल देंगे। तो ये वाला आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, अधिगम और सूचना प्रसंस्करण एवं संवेगों और प्रवृत्ति का संबंध किस प्रकार का है? अधिगम और सूचना प्रसंस्करण संवेगों से काफ़ी हद तक प्रभावित होते हैं। संवेग एवं अधिगम और सूचना प्रसंस्करण एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है, गलत, संबंधित होते हैं। अधिगम में बहुत चीज़ें संबंधित हो जाता है। सकारात्मक संवेग अधिगम और सूचना प्रसंस्करण को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं, ये भी गलत। नकारात्मक संवेग अधिगम और सूचना प्रसंस्करण को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं, ये भी गलत। क्या होगा कि अधिगम और सूचना प्रसंस्करण संवेगों से काफ़ी हद तक प्रभावित होते हैं, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी कुछ संप्रत्ययों के बारे में अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए किताबें पढ़ रहा है, यह किस तरह के लक्ष्य का उदाहरण है? यह किस तरह के लक्ष्य का उदाहरण है? महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य, परिहार उन्मुख महारत लक्ष्य, प्रदर्शन की दिशा में उन्मुख लक्ष्य, परिहार उन्मुख प्रदर्शन लक्ष्य। क्या है, महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य। बच्चे चाहता है कि हम महारत हासिल करें, हमको जो कन्फ्यूजन हो रहा है, हमको जो दिक्कतें हो रही है, हम किताब पढ़ रहे हैं, खोज करेंगे, अपने आप को संतुष्ट करेंगे, वो क्या करेगा, अपने आप में महारत हासिल करेगा। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1।
अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का केंद्र बिंदु क्या है? देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट होगा और हर बार जो जितने दिन एग्ज़ाम हुए 21-22 में, उसमें हर बार हर टॉपिक से सीडीपी में एक प्रश्न, ईवीएस में भी एक, कभी कभी मैथ में भी, पेडागोजी में पूछ रहा, यानी मिनिमम 4 और मैक्सिमम 5 पूछ दे रहा है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का केंद्र बिंदु क्या है? कठोर पाठ्यक्रम, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन? नहीं, बहुविषयक और समग्र शिक्षा। मूल क्या है? बहुविषयक, यानी बहुविषयक। यहाँ पर बहुभाषावाद, यानी बहुविषयक का मतलब हुआ क्या? बच्चों को तरह तरह के सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। और समग्र शिक्षा यानी पूरी तरह से उसको शिक्षा देंगे। ऐसा नहीं कि कोई मैटर या कोई फैक्टर या कोई सब्जेक्ट उसका छूट जाए, ऐसा नहीं हो। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। तो ये था 7 जनवरी 2022 को पूछे गए बाल विकास के 30 प्रश्न। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपके लिए उपयोगी हो और आने वाले जो एग्ज़ाम हो उसमें इसी वीडियो से 2-3 प्रश्न तो पक्का रहेगा। लेकिन 1 मिनट आप देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए, मतलब आप नीडी हैं, उपयोगी हैं, आपके लिए ये वीडियो भी उपयोगी है। तो चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।